नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे हैं 14 जून 2026 यानी अभी से बस कुछ ही घंटे पहले एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट और ऑयल प्राइसेस और बड़े देशों के राष्ट्रपतियों को थोड़ा सुकून दिया है। यूएस और ईरान के बीच चल रहे भयानक जंग और अचानक एक बड़े पीस डील और सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया है। वही जंग जो इसी साल 28 फरवरी को शुरू हुई थी, जहां अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मैसिव एयर स्ट्राइक किए थे और बदले में ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया था। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? इस सीज फायर के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या यह सच में शांति है या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी? और सबसे बड़ा सवाल इस पूरे जियो पॉलिटिकल ड्रामा में कि कौन जीता और कौन हारा, और हमें यानी हम इंडियंस को इससे क्या फायदा या क्या नुकसान होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे की हर एक लेयर खोलकर न्यूट्रल और डीप एनालिसिस करके, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए अगले 12-14 मिनट के लिए आप बिल्कुल ध्यान से समझिए और आप अच्छे से वीडियो देखिए। चलिए टाइमलाइन को बिल्कुल विस्तार से समझते हैं कि आखिरी यह बाजी यहाँ तक पहुंची कैसे। कहानी शुरू होती है इसी साल के 28 फरवरी को, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री एयर स्ट्राइक किया। इस अटैक में स्पेशलाइज्ड बंकर बूस्टर और बॉम्ब्स का यूज किया गया है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और उनके कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स की मौत हो गई। पूरी दुनिया को लगा कि अब ईरान पीछे हट जाएगा और उनका रिजिम पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ईरान ने पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने अपनी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को पूरी तरह एक्टिव कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इसराइल पर हजारों की तादाद में रॉकेट्स दागे और यमन के हूती रिबेल्स ने रेड सी में चलने वाले कमर्शियल शिप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मेरीटाइम चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर अपना नेवल कंट्रोल मजबूत करके उसे ब्लॉक कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ब्लॉक होने के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से फ्रीज हो गया, जिसके बाद अप्रैल के महीनों में पाकिस्तान और कतर की को डिप्लोमेटिक मदद से एक छोटा 2 वीक का सीज फायर तय किया गया। लेकिन ग्राउंड पर लगातार फायरिंग और मिसट्रस्ट की वजह से वह फेल हो गया। तनाव बढ़ता देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल के आखिरी हफ्तों में ईरान पर एक कंप्लीट नेवल ब्लॉकेड लगा दिया, यानी यूएस नेवी ने ईरान के सभी पोर्ट्स को घेर लिया ताकि न वहां से कोई तेल का जहाज बाहर जा सके और न कोई सप्लाई अंदर आ सके। अब आते हैं पिछले हफ्ते पर। टेंशन तब आसमान पर पहुंच गई जब इजराइल ने लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्य अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स पर बॉम्ब गिरा दिए। ईरान ने गुस्से में आकर धमकी दी कि वह इजराइल पर न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा और उसे नक्शे से मिटा देगा। जब दुनिया एक विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी, तब पीछे के रास्ते से सीक्रेट ब्लैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हुई। इस्लामाबाद और दोहा में डिप्लोमेटिक्स ऑफिशियल के बीच लगातार 15-15 घंटे की इंटेंस नेगोशिएशन चली और अंतिम परिणाम 14 जून को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान ने उनके साथ एक एमओयू स्वीकार कर लिया है। यूएस नेवल ब्लॉकेड हटाने का आदेश दे दिया गया है। 19 जून को जिनेवा में इस पर दोनों देशों के बड़े डिप्लोमेट्स आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर करने वाले हैं। दोस्तों, यह कोई 2-4 महीने पुरानी दुश्मनी नहीं है। यूएस और ईरान के बीच की तानातनी पिछले 45 सालों से चल रही है, जिसकी शुरुआत साल 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन से हुई थी। जब ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना, तब से उनका एक ही जियोपॉलिटिकल स्टैंड रहा है कि अमेरिका और इजराइल को मिडिल ईस्ट से बाहर निकालना। यह कॉन्फ्लिक्ट इसलिए पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का एनर्जी हब है। जियोपॉलिटिकल का रूल है, जब भी मिडिल ईस्ट में आग लगती है, इसकी लपटें पूरी दुनिया के किचन और पेट्रोल पंप तक जरूर पहुंचती हैं। इस बार भी वही हुआ। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक होते ही ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई। इस सीज फायर का पूरी दुनिया पर क्या असर हो रहा है, आइए इसके बड़े इम्पैक्ट को देखते हैं। जैसे क्रूड ऑयल और एलएनजी मार्केट, सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत ऑयल प्राइसेस को मिली है। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के खुलने और यूएस ब्लॉकेड हटने की खबर कंफर्म हुई है, इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के दाम अचानक तेजी से नीचे गिरने शुरू हो गए हैं। जब ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक किया था, तब दुनिया की लगभग 20% ऑयल और एलएनजी सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हो गई थी। रेड सी और गल्फ ऑफ अदन में जो
कमर्शियल शिप्स रास्ता बदलकर पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर जा रही थी, जिसमें उनका किराया और समय दोनों लगभग दोगुना हो गया था। वे अब आपस अपने पुराने और सस्ते रूट्स पर लौट सकेंगी। सप्लाई चेन टूटने की वजह से दुनिया में जो महंगाई बढ़ रही थी, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट ने इस खबर के बाद सकारात्मक प्रक्रियाएं दिखाई हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन रेट नीचे आ सकता है। अब आते हैं हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इंडिया के लिए यह डेवलपमेंट अच्छी खबर है या नहीं? अगर एक शब्द में कहा जाए तो इंडिया के लिए यह एक बहुत बड़ा जैकपॉट और राहत है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कारण हैं। पेट्रोल, डीजल और पॉकेट का असर। इंडिया अपनी जरूरत का 80% से अधिक क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो हमारी गवर्नमेंट पर इंपोर्ट बिल कम होगा। इससे पेट्रोल, डीजल और डोमेस्टिक एलपीजी के दाम कम करने का दबाव बनेगा, जिसका सीधा फायदा आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होगा। युद्ध के डर से इंडियन स्टॉक मार्केट में जो फॉरेनर इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे थे और बाजार में अस्थिरता बनी हुई थी, अब इस न्यूज के बाद वह एक बड़ी रिलीफ रियली देखने को मिल सकती है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी फिर से मजबूत होगा। अब बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट में लगभग 85 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरब हो या फिर कतर। अगर युद्ध एक फुल स्केल रीजनल वार में बदल जाता तो इन सभी भारतीयों की जान और रोजगार दोनों खतरे में पड़ सकते थे। इस सीज फायर ने उन सभी परिवारों को राहत की सांस दी है। अब वो आराम से वहां पे काम कर सकते हैं। बात करते हैं चाबहार पोर्ट और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट की। इंडिया के लिए सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल चिंता ईरान का चाबहार पोर्ट था, जिसे इंडिया ऑपरेट करता है, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी। अगर ईरान गंभीर रूप से तबाह हो जाता तो इंडिया का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का महत्वपूर्ण रास्ता प्रभावित हो सकता था। अब इंडिया बिना किसी बड़े डर के इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ सकता है। तो बात करते हैं कि इतने ये जो युद्ध ईरान और यूएस में हुआ, इसमें अभी तक मतलब जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई। तो मैं बता दूं कि जियोपॉलिटिकल में कभी भी कोई पूर्ण विजेता या फिर कोई पूर्ण पराजित नहीं होते। आइए दोनों पक्षों और उनके सहयोगियों के फायदे और नुकसान को एक संक्षिप्त रूप में समझते हैं। अब बात करते हैं यूएस का दृष्टिकोण से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री मानी जा सकती है। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था कि वह चल रहे युद्ध को रोकेंगे, और इस समझौते के माध्यम से उन्होंने स्वयं को एक प्रभावशाली मास्टर डील मेकर के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को संभावित बड़े संकट से भी बचा लिया है। बात करते हैं उनके अमेरिका का नुकसान का। अमेरिका का अंतिम उद्देश्य ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को पूरी तरह समाप्त करना और उसके प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह और हुतीज की शक्ति को खत्म करना था। यह लक्ष्य इस समझौते के माध्यम से पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी सैन्य क्षमता अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि ईरान के दृष्टिकोण से उसके फायदे क्या हुए। तो ईरान ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि इतने बड़े संकट झेलने के बाद भी उनका रिज्यूम बातचीत करने और टिके रहने में सक्षम है। उसने यूएस को नेगोशिएशन की मेज पर आने के लिए मजबूर किया और अपने फ्रीज किए गए अरबों डॉलर्स के एसेट्स वापस लाने का रास्ता भी साफ कर लिया है। अब बात करते हैं कि ईरान का इसमें नुकसान क्या होता है। ईरान ने सबसे भारी कीमत चुकाई है। उसने अपने सुप्रीम लीडर खमेनी और कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों को खो दिया, जबकि पिछले कई महीनों की ब्लॉकेड के कारण उसकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी गंभीर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब इसराइल के दृष्टिकोण से ये देखते हैं कि इसराइल के फायदे क्या हुए। इसराइल को तत्काल राहत मिली है कि उसके शहर पर सीधे ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स का खतरा फिलहाल टल गया है। अब चिंता ये है कि इसराइल इस सीज़फायर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। तेल अवीव के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान अगले 60 दिनों का उपयोग करके अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी और वेपन्स प्रोग्राम को फिर से मजबूत कर सकता है। इसराइल की इच्छा थी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इस समझौते से ऐसा सुनिश्चित नहीं हुआ है। आइए अब एमओयू की मुख्य शर्तें को समझते हैं। दोनों पक्ष अगले 60 दिनों तक एक दूसरे पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन या कवर्ट अटैक नहीं करेगा। इसमें लेबनान और यमन के फ्रंट्स पर भी ऑपरेशनल पॉज शामिल होगा। ईरान तुरंत प्रभाव से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को कमर्शियल शिपिंग के लिए खोल देगा। किसी भी कार्गो शिप को रोका या हिरासत में नहीं लिया जाएगा। यूएस नेवी को ईरान की मैरीटाइम बॉर्डर से पीछे हटाएगा। इसके बदले ईरान को कुछ शर्तों के साथ ऑयल एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी जाएगी। ईरान अपनी
इनरिचमेंट फैकल्टीज पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मॉनिटरिंग की अनुमति देगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि ईरान किसी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या 60 दिन पूरे होने के बाद ये टेम्परेरी पॉज होगा या फिर परमानेंट इस ट्रीटी में बदल जाएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम से दुनिया को कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं कि सबसे पहला सबक यह है कि आधुनिक युद्ध में कोई भी पक्ष वास्तव में नहीं जीतता, चाहे वो अमेरिका जैसा सुपर पावर हो या फिर ईरान जैसा एडवांस नेशन या फिर इजराइल जैसा टेक्नोलॉजी एडवांस नेशन। युद्ध की कीमत अंततः आम लोगों को चुकानी पड़ती है। दूसरा सबक यह है कि डिप्लोमेसी की ताकत आज भी बॉम्ब्स और मिसाइल से बड़ी हो सकती है। जब दुनिया को लग रहा था कि मिडिल ईस्ट एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रहा है, तब बातचीत और नेगोशिएशन ने वह करके दिखाया जो हथियार कभी नहीं कर पाए। तीसरा सबक ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा है। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में किसी एक क्षेत्र का संघर्ष पूरी दुनिया की इकोनॉमी, फ्यूल प्राइसेस, स्टॉक मार्केट और सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है। यानी किसी भी बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ युद्ध लड़ने वाले देशों तक सीमित नहीं रहता है, इसका पूरे बहुत सारे देशों पे असर पड़ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या यह सचमुच शांति की शुरुआत है या फिर केवल एक टेम्पोररी पॉज? इसके 3 संभावित सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर अगले 60 दिनों तक दोनों पक्ष समझौते का पालन करते हैं तो सीज फायर एक परमानेंट पीस फ्रेमवर्क में बदला जा सकता है। इस स्थिति में सैंक्शंस धीरे धीरे कम हो सकते हैं, ट्रेड बढ़ सकती है और मिडिल ईस्ट में स्थिरता लौट सकती है। संभव है कि दोनों पक्ष खुला युद्ध न करें, लेकिन प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स जारी रहें। हिजबुल्ला, हुतीज और अन्य रीजनल ग्रुप्स के माध्यम से अप्रत्यक्ष संघर्ष चलता रहे। इस स्थिति में शांति तो रहेगी, लेकिन तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। अगर किसी भी पक्ष ने समझौते का उल्लंघन किया, किसी मिसाइल अटैक, कवर्ड ऑपरेशन या नेवल इंसिडेंट की वजह से भरोसा टूट गया, तो यह सीज फायर कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो सकता है और तब दुनिया फिर से एक बड़े युद्ध के खतरे का सामना करेगी। इसीलिए आने वाले 60 दिन पूरे विश्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, संक्षिप्त में कहा जाए तो 14 जून 2026 का यह सीज फायर केवल अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता नहीं है, यह पूरी दुनिया के इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। एक मोड़ है। फिलहाल दुनिया ने राहत की सांस ली है। ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही है, स्टॉक मार्केट सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, शिपिंग रूट्स नॉर्मल होने की उम्मीद है और करोड़ों लोग जो इस युद्ध के विस्तार से प्रभावित हो सकते हैं, अभी के लिए सुरक्षित वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में अस्थायी दोस्त या फिर कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होते, केवल अस्थायी हित होते हैं। इसीलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि संकट पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आने वाले 7 दिन ये तय करेंगे कि सीज फायर इतिहास में शांति की शुरुआत के रूप में दर्ज होगा या केवल एक छोटे विराम के रूप में। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन उपयोगी लगा है या फिर आपको लगा है कि इससे हम थोड़ा भी कुछ समझ पाए, तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये सब पता चल सके। अभी हमारा चैनल नया है तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत कमी हो सकता है, पर इसको हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि सही कर लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।